हेलो फ्रेंड्स, समृद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको बता रहे हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा विधि, भारतीय संविदा विधि। कल हमने आपको इसके बेसिक के बारे में बताया था कि संविदा विधि कब लागू हुई थी, कब इसको प्रवर्त में आई थी, किस किस क्षेत्र में लागू हुआ, कैसे क्या है। और आपको ये भी इसकी डेफिनेशन बताई थी जो धारा 2 के अंतर्गत बताई गई थी कि कौन कौन सी डेफिनेशन है। आज हम उसी की चर्चा करेंगे कि धारा 2 में जो डेफिनेशन हमने आपको बताई थी, करार, शून्य संविदा, संविदा, तो वो आपको मेरे हिसाब से याद हो गई होगी। कल हमने जो आपको समझाया था आपकी समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप मेरे वीडियो को जाके देख सकते दोबारा से। ठीक है दोस्तों, तो हम इसी की चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम इस टॉपिक की भी चर्चा करेंगे कि सेक्शन 9, सेक्शन 11 और सेक्शन 12 क्या कहता है। ये याद हो जाएगा तो फिर आपको ये कॉन्ट्रैक्ट समझने में इतनी परेशानी नहीं आएगी, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट है क्या चीज़। ठीक है, इन शब्दों में थोड़ी कन्फ्यूजन सा हो जाता है स्टूडेंट्स को, तो आप इनको समझ लेंगे तो आपको सब सारा कॉन्ट्रैक्ट आसानी से कर लोगे। ठीक है दोस्तों, आपको एग्ज़ाम में कोई परेशानी नहीं आएगी, चाहे ऑब्जेक्टिव करना हो चाहे आपको बड़ा क्वेश्चन करना हो। ठीक है, आपको आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारे इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, सबसे पहले हम इनका अंतर जानेंगे। देखिए दोस्तों, ये मैंने इसलिए रख रखा है आज भी ताकि आपकी समझ में आए। अब हम इसके अंतर के बारे में जानेंगे कि शून्य करार और शून्य संविदा में क्या अंतर होता है। सबसे पहले हम किसके अंतर के बारे में जानेंगे, शून्य करार और शून्य संविदा। कल हमने पढ़ा था कि शून्य करार क्या होता है, जो विधि द्वारा वह करार जो विधि द्वारा करार है, इसमें वह करार जो विधि द्वारा परिवर्तनीय ना हो, शून्य करार कहलाता है। क्या कहलाता है, शून्य करार। इसके आगे शून्य करार और आएगा, यहाँ मैं बना देता हूँ। ठीक है, ये शून्य करार कहलाता है, वह करार जो विधि द्वारा परिवर्तनीय हो। शून्य संविदा भी ने बताई थी, जब वो संविदा बन जाती है, जब करार बनने की जो विधि द्वारा परिवर्तनीय हो जाती है तो संविदा बन जाती है, और जब संविदा बन जाती है और जो परिवर्तनीय नहीं रह जाती है, यानी स्टार्टिंग में तो परिवर्तनीय रहती है, इसका मतलब तो यही हो ना, जो संविदा विदितः परिवर्तनीय नहीं रह जाती है तब शून्य हो जाती है। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। चलिए आइए पॉइंटों पे। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर आपको ड्रॉ करके बताते हैं ताकि आपकी समझ में आए। देखिए, देखिए दोस्तों, शून्य करार अभी हमने पढ़ा था, शून्य करार किस में आता है, 2G में आता है। और ये शून्य संविदा, संविदा शून्य कब होती है, वह संविदा जब विदित परिवर्तनीय नहीं रह जाती, यानी प्रारंभ में तो परिवर्तनीय रहती है, इसका मतलब तो यही हुआ। और शून्य करार वे करार, इसमें करार आएगा पहला शब्द, उसमें संविदा आएगी पहला शब्द। ठीक है, तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, सबसे पहले हम इसके बेसिक की चीज़ देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले सेक्शन आ जाएगा, ये 2G में दिया हुआ है और ये 2J में दिया गया है। हमने कल आपको बताया 2J में कैसे A से J तक की जो गिनती आती है, आप अल्फ़ाबेट गिनोगे तो 10 आता है। ठीक है, तो उसका 10 गिन लोगे, 0, और 0 किस पे आता है, 10 J पे आता है, तो 2J शून्य संविदा। ठीक है, तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया बेसिक। अब दूसरा है दोस्तों कि यह प्रारंभ से विधि तक परिवर्तनीय नहीं होती। भाई अभी आपको समझ में आया ना कि करार क्या होता है, प्रारंभ से परिवर्तनीय नहीं होती, विधि तय परिवर्तनीय नहीं होते। ठीक है, इसका मतलब ये तो परिवर्तनीय होता है। ठीक है ना, तो शून्य संविदा क्या होती है, जबकि प्रारंभ से शून्य तय संविदा प्रारंभ में क्या होती है, परिवर्तनीय होती है। तो ये क्या होती है, परिवर्तनीय होती है, यानी एनफोर्सेबल होती है प्रारंभ में तो। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में कि शून्य करार संविदा नहीं बन पाती क्योंकि ये करार है, और करार संविदा कब बनता है, जब विदितः परिवर्तनीय होती है। तो ये क्या होती है, ये कभी भी संविदा नहीं बन पाएगा। करार
जो शून्य करार है वो शून्य ही रह जाएगा। और जबकि ये क्या होता है, जो शून्य संविदा होती है ये प्रारंभ में संविदा हो जाती है, क्योंकि यह विदित परिवर्तनीय होती है लेकिन बाद में किसी कारण से परिवर्तनीय नहीं रहती है। इसका कारण देखो, आप उदाहरण से एक समझ सकते हैं दोस्तों कि कोई विधि है, इंडिया का पाकिस्तान से कोई व्यापार संबंध है, लेकिन किसी कारण से युद्ध होने के कारण से वो व्यापार संबंध समाप्त हो जाता है, तो यानी प्रारंभ में तो संविदा थी लेकिन किसी कारण से विदित परिवर्तनीय नहीं हो जाती, क्योंकि वह सरकार देश के विरुद्ध हो जाती है। तो ऐसी विधि क्या हो जाएगी, शून्य संविदा हो जाएगी। ऐसी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो प्रारंभ में तो संविदा थी, ठीक है। और ये प्रारंभ में करार जो था, करार प्रारंभ में क्या था, संविदा नहीं बन पाते, शून्य करार, और जबकि शून्य संविदा प्रारंभ में संविदा होती है। चौथा पॉइंट आप देखेंगे दोस्तों, चौथा पॉइंट है कि शून्य करार प्रारंभ से अंत तक शून्य बना रहता है। शुरू से लेकर लास्ट तक क्या होता है, शुरू से लेकर स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक क्या होता है, शून्य ही रहता है। जबकि शून्य संविदा क्या होती है, प्रारंभ में तो वैध संविदा होती है, स्टार्टिंग में तो क्या होती है, संविदा होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, लेकिन ये लास्ट से स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक क्या होती है, लास्ट में जाके किसी कारण से, जो भी हमने एग्जाम्पल समझाया, बाद में क्या हो जाती है, शून्य कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो शून्य कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जीरो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सॉरी। परंतु हमने आपको बता दिया कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है जिसके कारण वो जो शून्य संविदा है वो बाद में शून्य हो जाती है, प्रारंभ में कॉन्ट्रैक्ट रहता है। अब देखिए जो पांचवा पॉइंट है, हम शून्य करार की श्रेणी में वे करार आते हैं जो संविदा अधिनियम की विभिन्न धाराओं में, जो हमने कल आपको बताया था कि कौन कौन से धारा है, जो 26 से अगर 30 के बीच में जो भी आएंगे, हमने बताया था कि अगर ये आते हैं तो वो विदित परिवर्तनीय नहीं माने जाएंगे। जो हमने बताया था व्यक्त रूप से शून्य घोषित ना किए गए, इसमें हम आगे चर्चा करेंगे। इसमें शून्य करार, विवाह के करार, व्यापार के करार, बाजी के करार आदि करार आते हैं, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। और साथ ही साथ इसमें एक सेक्शन और आ जाएगा 56 का पहला पैराग्राफ, ये असंभव वाले कार्य होते हैं, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। यदि इनमें अभिव्यक्त रूप से शून्य करार वर्णित व घोषित किए जाते हैं, जबकि शून्य संविदा किस में आएगी, शून्य संविदा में वे परिस्थिति आती है जो धारा 56(2) के पैराग्राफ में है, ठीक है, जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार करें। तो इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, असंभव कार्यों के बारे में दोनों। ये इसके अंदर जो शून्य करार है उसमें 26 से लेकर 30 के सेक्शन आते हैं और प्लस 56(1) आता है, और इसमें आता है 56(2) प्लस कुछ भी नहीं आता, सिर्फ 56(2) आता है। 56 का पैराग्राफ 2 आता है, जिस न्यायालय में बाद में स्वीकार करें। अब बात करते हैं, एक और पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं कि जो शून्य करार होते हैं वह विधि की दृष्टि में कोई महत्व नहीं है, क्योंकि प्रारंभ से शून्य है, क्योंकि वो परिवर्तनीय नहीं होते, इसलिए शून्य कहलाते हैं। जबकि जो शून्य संविदा है प्रारंभ में तो संविदा बनती है ना, इसलिए विधि की दृष्टि में क्या है, महत्वपूर्ण है। तो ये विधि की दृष्टि में महत्वहीन है और ये महत्वपूर्ण है, इसकी विधि की दृष्टि में। तो ये अंतर है बेसिक। अब एक अंतर और बता देता हूँ मैं आपको कि जो शून्य करार है पक्षकारों के मत किसी तरह का अधिकार और दायित्व नहीं करते। हमने आपको बताया था कि 2 पक्षकार होते हैं, इसमें एक का अधिकार होता है, एक का दायित्व होता है, ठीक है। तो जो शून्य करार है जो प्रारंभ से शून्य, तो उसमें अधिकार और दायित्व की जैसे बात ही नहीं होती, तो ना तो अधिकार होता है उत्पन्न, ना दायित्व होता है, ठीक है। इसमें अधिकार प्रारंभ में तो अधिकार दायित्व होता है, लेकिन जब परिस्थिति के कारण बाद में शून्य हो जाती है तो वो बाद में अधिकार दायित्व समाप्त हो जाते हैं। तो जबकि शून्य संविदा धारा 56(2) की परिस्थिति के अंदर शून्य नहीं होने तक, जब तक 56(2) के अंतर्गत ही शून्य होता है, जब तक परिस्थिति के अंतर्गत शून्य नहीं होता तब तक पक्षकारों के मध्य में संविदात्मक दायित्व, अधिकार व कर्तव्य उत्पन्न रहता है, ठीक है दोस्तों। ये बेसिक अंतर है, आप इनको दोबारा देख लीजिए। शून्य करार, शून्य संविदा, 2G 2J ये विधितः परिवर्तनीय नहीं होते हैं, ये परिवर्तनीय होते हैं, ठीक है। ये प्रारंभ में संविदा नहीं होती है, ये प्रारंभ में संविदा होती है। ये स्टार्टिंग से लेकर 0 तक शून्य रहती है, जबकि ये स्टार्टिंग में शून्य नहीं होती, बाद में जाके किसी परिस्थिति के कारण शून्य हो जाती है। इसके बारे में धारा 26 से लेकर 30 तक वह
56(1) में बताया गया है शून्य करार के बारे में, जबकि शून्य संविदा में 56(2) के पैराग्राफ में बताया गया है। ये विधि की दृष्टि में महत्वहीन है शून्य करार, जबकि विधि की दृष्टि में महत्वपूर्ण है। 7वां है, ये अधिकार दायित्व इसमें कोई उत्पन्न नहीं होता है, और इसमें जब तक 56(2) की परिस्थिति उत्पन्न नहीं हो जाती है तब तक अधिकार दायित्व बने रहते हैं संविदा के समय। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया आपको? इस प्रकार से ये टॉपिक हमारा जो होता है शून्य करार और शून्य संविदा, जो कन्फ्यूजन उत्पन्न करता है, इन दोनों को समझ में आ ही गया होगा आपके। इसी प्रकार से शून्य संविदा और शून्य करनी संविदा भी है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसमें भी बहुत से लोगों को कन्फ्यूज रहता है कि शून्य करनी क्या होती है और शून्य संविदा क्या होती है। तो शून्य संविदा यहीं पर लिख लेते हैं हम वापस, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगी शून्य करनी। ठीक है, अब इसके बारे में हमने आपको बताया था, ये 2J में जस्ट इससे एक कदम पीछे 2I शून्य करनी है संविदा आ जाएगी। ठीक है, पहला पॉइंट ये आ जाएगा। आपको डिफरेंस बता रहे हैं, ये तो आप देख के कर सकते हैं आप खुद भी। अब देखिए दोस्तों, जो शून्य संविदा क्या होती है, प्रारंभ में तो वैध होती है, जो अभी आपको हमने बताया था, लेकिन बाद में परिस्थिति के कारण शून्य बन जाती है। जबकि शून्य करनी है संविदा, आप देखिए डेफिनेशन पढ़िए, हमने बताया था कि वह करार जो पक्षकारों के एक या अधिक विकल्प है तो विधितः परिवर्तनीय हो, किंतु अन्य पक्षकार या पक्षकारों के विकल्प पर नहीं। ठीक है, यानी एक पक्षकार तो मानता है कॉन्ट्रैक्ट करना, लेकिन दूसरा नहीं करना चाहता, तो बाद में क्या हो जाती है, उस दूसरे पक्षकार की सहमति पर अगर वो स्वीकार कर लेता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, नहीं स्वीकार करता तो वो शून्य करनी हो जाती है। शून्य करने का मतलब होता है बाद में किसी कारण से उसको शून्य कर देना। शून्य करने का मतलब होता है शून्य कर देना। ठीक है, तो हम दूसरा पॉइंट देखते हैं कि शून्य संविदा प्रारंभ में वैध होती है। इस प्रारंभ में क्या होती है, वैध होती है, लेकिन बाद में क्या होती है, स्टार्टिंग में तो वैध होती है, लेकिन बाद में क्या होती है, एंडिंग में जाके शून्य हो जाती है किन्हीं परिस्थिति के कारण, जो 56(2) में बताइए। शून्य करनीय संविदा क्या होती है, शून्य करनीय संविदा होती है अतः प्रारंभ से ही वैध और शून्यता दोनों ही समाहित होती है, यानी वैध भी होती है प्लस शून्य भी होती है, दोनों ही। ठीक है, वैध तो होती है ये भी, लेकिन बाद शून्यता भी होती है। अब तीसरा पॉइंट है कि शून्य संविदा शून्य होते हुए भी अपरिवर्तनीय होती है। ठीक है, जबकि शून्य करनीय संविदा क्या होती है, अभी हमने आपको डेफिनेशन बताई थी उसकी कि 2I में, कि पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर परिवर्तनीय हो जाती है। तो ये पीड़ित पक्षकार की, एक पक्षकार की इच्छा पर क्या हो जाती है, परिवर्तनीय हो जाती है, और ये परिवर्तनीय नहीं रहती। ठीक है ना, प्रारंभ में रहती है लेकिन बाद में क्या होती है, परिवर्तनीय नहीं रहती, तो ये अपरिवर्तनीय हो जाएगी। परिवर्तनीय मतलब होता है एनफोर्सेबल, अनएनफोर्सेबल। ठीक है, शून्य संविदा को दोनों पक्षकार चाहे भी तो भी उसको परिवर्तनीय नहीं कर सकते हैं, यानी पक्षकारों की इच्छा पर भी नहीं होगा इसमें तो। और जबकि इसमें क्या होगा, एक पक्षकार की इच्छा पर, जो शून्य करनी संविधा एक पक्षकार की या पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर स्वीकृत कर दे तो वैध संविदा बन जाती है। स्वीकृति पे क्या हो जाती है, वैध संविदा बन जाती है, जबकि वह स्वीकृति पे वैध संविदा नहीं बन पाती है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने आपको कुछ पॉइंट बताया, और भी पॉइंट है उनके बारे में चर्चा करते हैं। शून्य संविदा का आधार 56(2) है, हमने ये बताया था आपको, इसका 56(2) है, असंभव वाले कार्य। ठीक है, जो विधि विरुद्ध हो जाते हैं, जो संविदा किए जाने के पश्चात उनकी परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है ना, और जबकि जो शून्य करने का आधार होती है, इसमें जो होता है, इसका आधार होता है धारा 19 में पक्षकारों की फ्री कंसेंट, स्वतंत्र सहमति का अभाव होता है, यानी कपट भूल आदि के द्वारा प्राप्त की होती है, स्वतंत्र सहमति का या सम्मति का अभाव होता है इसमें। ठीक है दोस्तों, इस कारण ये शून्य करनी होती है कि सहमति नहीं है तो कभी भी या तो पक्षकार चाहे तो उसको राजी हो जाता है तो वो उसको वैध कर लेता है, नहीं तो वो शून्य तो है ही। ठीक है, शून्य संविदा के अंतर्गत प्राप्त वस्तु व संपत्ति का क्या किया जाता है, अंतरण किया जा सकता है। इसमें क्या किया जा सकता है, अंतरण कर सकते हैं संपत्ति का, और जबकि इसमें शून्य करने में अंतरण नहीं कर सकते जब तक कि पीड़ित पक्षकार उसको स्वीकृत नहीं कर लेता जी।
ठीक है ना। यदि वैध बना लेता है तो संपत्ति का अंतरण कर सकते हैं, नहीं बनाता तो नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक डिफरेंस था जो हमने आपको बताया शून्य करार और शून्य संविदा और शून्य करनी संविदा और शून्य संविदा के बीच में। अब आगे जो चर्चा करेंगे हम दोस्तों वो है दोस्तों कि धारा 9 मैं आपको बता दूं। देखिए दोस्तों, सेक्शन 9 क्या होता है कि इसमें बहुत महत्वपूर्ण है ये सेक्शन 9, 10 तो हमने आपको पढ़ा ही दिया था कल। सेक्शन 9 क्या है, 11 और 12। सेक्शन 9 है दोस्तों कि वचन अभिव्यक्त जो अपन प्रॉमिस करते हैं कैसे करेंगे, या तो एक्सप्रेस रूप से करेंगे या विवक्षित। अभिव्यक्त का मतलब होता है एक्सप्रेस और विवक्षित का मतलब होता है इम्प्लाइड। एक्सप्रेस कैसे होता है दोस्तों, जब कोई प्रस्ताव और स्वीकृति कैसे किए जाए, लिखित या मौखिक रूप से की जाए। जो लिखित और मौखिक रूप से की जाती है वह तो कहलाती है अभिव्यक्त, ठीक है, वह अभिव्यक्त कहलाती है। लेकिन विवक्षित क्या जाती है, जब कोई प्रस्ताव या स्वीकृति कैसे की जाती है, जब कोई प्रस्ताव या स्वीकृति, विवक्षित कैसे आएगा, इम्प्लाइड बोलते हैं इसको दोस्तों इंग्लिश में। जब कोई प्रस्ताव या स्वीकृति कैसे की जाती है, इशारों या आचरण के आधार पर की जाती है, तो वह क्या कहलाती है, आचरण के आधार पर होती है, तो ये क्या होती है, विवक्षित होती है। आचरण आधार पर की जाती है, आचरण के आधार पर की जाती है, तो वह क्या कहलाती है, विवक्षित। अब आचरण कैसे, इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, कोई व्यक्ति है बस स्टॉप पे खड़ा है और बस के अंदर घुस जाता है, कंडक्टर आता है और उससे टिकट ले लेता है वो कंडक्टर के पास आके, तो इसमें आपस में एक दूसरे ने कुछ नहीं पूछा, सिर्फ आचरण के आधार पर हुआ, तो ये विवक्षित हुआ। एक प्रकार से हो रहा है, आपकी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म है और आप पेट्रोल पंप जाते हैं, वहाँ पर पेट्रोल वाला आप डिग्गी खोलते हो, पेट्रोल भर देता है, ये भी विवक्षित हुआ। ठीक है, इसमें आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि आपको क्या चाहिए, ये आचरण के आधार पर स्वतः ही पता लग जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों, धारा ये 9 के अंतर्गत है। 2 प्रकार से वचन होते हैं, प्रॉमिस, अभिव्यक्त और विवक्षित। अब धारा 11 बोलती है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, संविदा करने के लिए कौन सक्षम है, हमने आपको बताया था कल भी, संविदा करने के लिए सिर्फ 2 ही व्यक्ति सक्षम होते हैं। ठीक है, जो विधि के अनुसार जिसके वैधाधीन है, यानी जिस विधि के अनुसार जिसके वैधाधीन है, क्या हो, प्राप्त व्यय हो। पहला पॉइंट क्या है, प्राप्त व्यय, मतलब प्राप्त व्यय होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, स्वस्थ चित्त होना चाहिए। यदि वे प्राप्त व्यय और स्वस्थ चित्त हो तो विधि जिसके वैधाधीन है तो संविदा करने के लिए सक्षम है। अगर वह जिस विधि के अध्ययन है, विधि द्वारा वो संविदा करने के लिए निर्हित नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब वो इस प्रकार से नहीं हो कि वो उस विधि में उस विधि के अनुसार वो वैल्यूएबल नहीं हो, यानी लागू नहीं हो पाए। ठीक है ना, ठीक है दोस्तों। अब प्राप्त व्यय क्या होता है, प्राप्त व्यय वह होता है दोस्तों, इस पॉइंट पे बात करते हैं। प्राप्त व्यय वह होता है जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर की हो, यानी जो मेजर हो, माइनर ना हो। यानी जो 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति है वह संविदा नहीं कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन इसमें कुछ परिस्थिति दी गई है कि अप्राप्त व्यय यानी जो माइनर हो उसकी तरफ से उसके सक्षम कौन कर सकता है, संविदा कौन कर सकता है, उसके संरक्षण कर सकता है। तो 18 वर्ष से ऊपर वाला ही प्राप्त व्यय व्यक्ति ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। स्वस्थ चित्त क्या है, जो व्यक्ति दिमाग से बिल्कुल स्वस्थ हो, यानी कोई पागल नहीं हो, विकृत चित्त ना हो, यानी साउंड माइंड होना चाहिए। अनसाउंड माइंड व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, साउंड माइंड व्यक्ति ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो क्या होना चाहिए, साउंड माइंड, उसका दिमाग बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये एक बताती है धारा 11। अब हम बात करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, धारा 11 कहते हैं समीक्षा संविदा करने के लिए कौन सक्षम है, जो प्राप्त व्यय हो, अर्थात जो 18 वर्ष से वयस्क व्यक्ति हो, 18 वर्ष से ऊपर आयु का व्यक्ति हो, वही संविदा कर सकता है। दूसरा है स्वस्थ चित्त व्यक्ति हो, यानी जिसकी जो साउंड माइंड हो, जिसका दिमाग बिल्कुल स्वस्थ हो, वही संविदा कर सकता है।
अब बात करते हैं दोस्तों धारा 12 के बारे में। संविदा के करने के प्रयोजन के लिए, यानी संविदा करने के प्रयोजन के लिए स्वस्थ चित्त क्या है, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है कि कोई व्यक्ति संविदा के प्रयोजन के लिए स्वस्थ चित्त खा जाता है यदि उस समय जब वह संविदा करता है, जब क्या स्वस्थ चित्त किसे कहते हैं, उस समय जब वह संविदा करता है, संविदा करता है क्या होना चाहिए, उस समय जब वह संविदा करता है उस संविदा को क्या होना चाहिए, समझने व अपने हितों के प्रभाव के बारे में युक्तियुक्त रूप से निर्णय लेने में समर्थ हो। उसे तो समझना चाहिए, यानी जो संविदा करना है उसको समझने और अपने हितों के बारे में, अपने हितों पर यानी उस अगर कॉन्टैक्ट कर लेगा तो उससे उसके हित पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको समझने व उसका प्रभाव, अपने हितों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर इसके बारे में पता नहीं होता तो वो व्यक्ति स्वस्थ चित्त नहीं है। इसको उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, उदाहरण आ जाएगा, उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं कि जो व्यक्ति प्राय विकृत चित्त रहता है, यानी अनसाउंड माइंड रहता है, लेकिन कभी कभी स्वस्थ हो जाता है तो क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन विकृत चित्त तो रहता है, लेकिन कभी कभी स्वस्थ चित्त हो जाता है। क्या हो जाता है, स्वस्थ चित्त हो जाता है तो वह क्या कर लेता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन जो व्यक्ति स्वस्थ चित्त रहता है लेकिन कभी कभी विकृत चित्त हो जाता है, तो जब वह विकृत चित्त हो तब संविदा नहीं कर सकता। उदाहरण देख लो, एक पागल खाने का एक रोगी है जो अंतराल में कुछ अंतराल में स्वस्थ हो जाता है, तो उस अंतराल के बीच के दौरान संविदा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। और एक दूसरा उदाहरण है, वह स्वस्थ मनुष्य जो बुखार के कारण इतना अधिक उसको बुखार हो जाता है कि वह कुछ भी होश नहीं रहता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसमें उसके हितों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और उस टाइम पे वो युक्तियुक्त निर्णय नहीं ले सकता है, तो वह कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में वह कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता जब तक उसका बुखार, यानी जब तक उसकी ये अस्वस्थ चित्त रहता है। या कोई दारू के नशे में कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो भी इसको नहीं माना जाएगा, क्योंकि वह नशे की हालत में अपने हितों के बारे में प्रभाव, क्या उसके हित पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको समझने में असमर्थ हो जाता है, तो भी वह कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हमने बताया धारा 11, धारा 12। धारा 11 में 2 चीज़ पॉइंट थे। इसमें बताया था कि स्वस्थ चीज व्यक्ति क्या होता है, कब कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट, कब नहीं कर सकता, यानी हितों पर प्रभाव, और यानी जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसको समझना चाहिए और अपने हितों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है इसके बारे में समझना चाहिए। यदि नहीं समझ में आया तो वह कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, और समझ में आया तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल भी दे दिया था हमने। धारा 9 हमने बताया था कि 2 प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, यानी प्रस्तावना और स्वीकृति के समय जो मौखिक और लिखित रूप से हो तो वह एक्सप्रेस यानी अभिव्यक्त कहलाती है, और विवक्षित होती है जो आचरण के आधार पर की जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हमने बताया शून्य करार और शून्य संविदा, और शून्य करनी संविदा और शून्य संविदा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा। आगे हम और भी चर्चा करेंगे। अब हम क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। आप इनसे टॉपिक में जो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव निकलते हैं मैंने उनको समझा दिया आपको, ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट समझने में आगे दिक्कत नहीं आएगी। अब हम आगे चर्चा करेंगे, हम बड़े क्वेश्चनों को भी हल करेंगे और इनके बारे में चर्चा करते जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।